यह सुनकर अथर्व का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी आंखों में वही माफिया किंग जाग उठा जिसे दुनिया जानती थी। उसने इशिका को गले लगाया और शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ इशिका, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसे ढूंढना अब से मेरी जिम्मेदारी है। अथर्व ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद खबरी और सिक्योरिटी हेड को फ़ोन लगाया। ठाकुर पैलेस के पिछले 20 सालों की रिकॉर्ड निकालो, मुझे उस एक्सीडेंट की छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, वह भी जल्द से जल्द। उसने फ़ोन रखा और इशिका की आंखों में देखते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कल की सूरज ढलने से पहले हमें पता चल जाएगा कि वे कहाँ पर हैं। अथर्व अग्निवंशी की पत्नी की आंखों में आंसू लाने वालों को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अग्निवंशी मैंसन की उस काली रात में सन्नाटा तो था, लेकिन इशिका के मन में तूफान मचा हुआ था। अथर्व मैं बहुत कोशिश की कि इशिका को थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि उसे आगे आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए ताकत चाहिए थे। हार मानकर इशिका ने आंख बंद कर ली, लेकिन उसके मन तो अभी भी अपनी माँ में ही अटका हुआ था। जब इशिका को हल्की नींद आई तो अथर्व धीरे से उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था, वह एक ठंडी आग थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। यह उसके सबसे काबिल जासूस का फ़ोन था। बॉस, 20 साल पहले उस एक्सीडेंट की फाइल खुल गई है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अथर्व ने कुर्सी पर टिकते हुए कहा, विस्तार से बता बॉस। वह एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था। 20 साल पहले जिस बॉडी का अंतिम संस्कार किया था वह सितारा जी की नहीं थी। वह किसी और की लाश थी जिसे बुरी तरह से जला दिया गया था ताकि चेहरा पहचाना न जा सके, शक पैदा न हो। इसलिए सितारा जी के गहने और उनके कीमती सामान उस लाश पर रख दिए। ठाकुर साहब उस वक्त गहरे सदमे में थे। रीता ने गहरी साजिश रची थी। ठाकुर साहब को यह यकीन दिलाया कि वह सितारा जी ही थी। यह सुनते ही अथर्व की मुठियाँ कस गई। फिर सितारा माँ कहाँ पर है? जासूस ने आगे बताया, बस हमारी टीम ने रीता का पता लगाया है। वह हमेशा शहर के बाहर एक पुराने जंजर घर में गुप्त रूप से जाती है। वह घर रीता का उस पुश्तैनी ठिकाना है जिसके बारे में मिस्टर ठाकुर को भी नहीं पता। हमें पूरा शक है कि सितारा जी को पिछले कई सालों से वही कैद करके रखा गया है। वहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ खूंखार पालतू गुंडे तैनात हैं। अथर्व के चेहरे पर जानलेवा मुस्कान आ गई। उस जगह को चारों तरफ से घेर लो ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। मुझे उस घर के चप्पे चप्पे की खबर चाहिए, और याद रहे सितारा माँ को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फ़ोन काटने के बाद अथर्व कुछ देर वही खामोश बैठा रहा। उसे याद आया कि कैसे इशिका ने सालों तक अपनी माँ की कमी महसूस की थी और कैसे उन गद्दारों ने एक जीती जागती औरत को नरक में डाल दिया। अथर्व वापस बेडरूम में आया। कमरे की हल्की नीली रोशनी में उसने देखा कि इशिका नींद में शिकशक रही है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और बंद पलकों के पीछे आंसुओं के निशान सूख नहीं रहे थे। वह नींद में धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। अथर्व का दिल पसीज गया। वह दुनिया के लिए एक क्रूर माफिया किंग हो सकता था, लेकिन इशिका का यह दर्द उससे भी देखा नहीं जा रहा था। वह धीरे से बेड पर इशिका के पास लेटा, उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। इशिका ने अनजाने में ही अथर्व के सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया, जैसे उसे कोई सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। अथर्व ने बड़े प्यार से इशिका के माथे को सहलाया और उसके बालों को चूम लिया और धीमी आवाज़ में वादा किया, सो जाओ मेरी जान, मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही तुम अपनी माँ के साथ होगी। अथर्व अग्निवंशी अपनी पत्नी का हर एक आंसू उन गुनहगारों के खून से धोएगा। सितारा माँ को ढूंढ निकालना अब मेरा मकसद है। इशिका की सांस धीरे धीरे स्थिर होने लगी। अथर्व उसे थपकियाँ दे रहा था जब तक कि वह गहरी नींद में नहीं चली गई। कुछ देर बाद अथर्व ने भी अपनी आंखें मूंद ली और वह भी सो गया। सूरज की पहली किरण के साथ इशिका की आंखें खुल गई, लेकिन उसकी आंखों में वह चैन नहीं था जो एक नई सुबह में होनी चाहिए थी। कल रात की बातें उसे अभी भी याद थी। उसका दिल तड़प रहा था अपनी माँ से मिलने के लिए। वह खाली नज़रों से सामने देख रही थी। अथर्व जो पहले ही जाग चुका था, सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। आज वो ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वह इशिका को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वह इशिका को ही देख रहा था। फिर वो इशिका के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा इशिका, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, सितारा माँ जरूर मिल जाएंगी। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि उसके सबसे खास आदमी विक्रम का फ़ोन है। अथर्व ने तुरंत फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। अथर्व ने फ़ोन उठाया और कहा, बोलो क्या खबर है?
दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज़ आई। उसने कहा, बॉस, सितारा जी का पता चल गया है और हमने उसे रेस्क्यू कर लिया है। हमने सुबह ही वहाँ हमला कर दिया था और वहाँ के सारे गुंडे हमारे कब्जे में हैं, लेकिन सितारा जी की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसा लगता है उन्हें कई सालों तक सूरज की रोशनी भी नहीं दिखाई गई। वह बहुत कमज़ोर है और उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया गया है। जगह जगह पर मारने पीटने के निशान हैं और वह मुश्किल से ही होश में हैं। यह सुनते ही ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, विक्रम से कहा, उन्हें तुरंत मेरे फार्म हाउस ले जाओ और शहर की सबसे बेहतरीन डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँचनी चाहिए। उनका इलाज शुरू करो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हम अभी वहाँ आ रहे हैं, ध्रुव ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा। अथर्व ने फ़ोन कट करके वापस बालकनी के अंदर आया, जहाँ इशिका उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी कि शायद उसकी माँ का पता चल गया हो। तभी अथर्व उसके पास आया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, जान माँ मिल गई है और वह बिल्कुल सुरक्षित है। अथर्व ने शांत आवाज़ में कहा। यह सुनते ही इशिका के शरीर में जान वापस लौट आई और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत अथर्व से कहा, क्या सच में माँ मिल गई है? वह कहाँ, कैसी है वह? ठीक तो है? नाना, मुझे उनसे मिलना अभी। अथर्व ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, पहले मेरे आदमियों ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। वह अभी मेरे फार्म हाउस पर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इशिका, तुम्हें खुद को संभालना होगा, उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। इशिका की आंखों में आंसू आ गए। वह अथर्व के गले लग गई। उसने कहा, थैंक यू अथर्व, आपको पता नहीं है आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, मुझ पर मेरी माँ को ढूंढ कर। अथर्व उसकी बात सुनकर हल्की नाराजगी भरे लहजे में बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या वह मेरी माँ नहीं है? मैं भी तो उनका ही बेटा हूँ ना। और इसमें थैंक यू कहने वाली बात क्या है? यह तो मेरा फ़र्ज है। अब चलो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम माँ से मिलने चलेंगे। फिर इशिका उठकर अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गए। रास्ते भर इशिका चुप रही और खिड़की के बाहर देखती रही। उसका इंतज़ार अब जल्दी से ख़त्म होने वाला था। अथर्व भी उसे देख ही रहा था। उसे पता था कि इशिका को कैसा लग रहा है, इसलिए वह चुप रहा। कुछ देर बाद वे लोग वहां पहुंच गए। फार्म हाउस के चारों तरफ हथियार बंद बॉडीगार्ड का सख्त पहरा था। जैसे अथर्व की काली गाड़ी वहां आकर रुकी, चारों तरफ सन्नाटा और भी गहरा हो गया। इशिका काली गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन उसके कदम जैसे ज़मीन पर धंस गए हों। उसे अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर अथर्व ने देखा कि इशिका का शरीर अभी भी काँप रहा है। वह तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों की गर्मी इशिका को टूटने से बचा रही थी। उसने कहा, हिम्मत रखो इशिता, अंदर चलो। माँ को तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है, अथर्व ने गंभीर आवाज़ में कहा। इशिका ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वे लोग अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे कमरे में के अंदर दाखिल हुए तो कमरे के बीचों बीच एक बेड पर दुबली पतली आकृति लेटी हुई थी। मशीनों की बीप पीप की आवाज़ उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। इशिका की नज़र जैसे ही बेड पर पड़ी तो उसकी चीख उसके गले में ही दब गई। सामने बेड पर सितारा जी लेटी हुई थी। उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, गाल अंदर धंस चुके थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। लेकिन उन सब के बावजूद भी उसकी बनावट बिल्कुल इशिका की जैसी ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो समय ने इशिका को ही एक परछाई को उठाकर 20 साल पीछे किसी अंधेरे में डाल दिया हो। वह बिल्कुल इशिका जैसी ही लग रही थी। इशिका धीरे धीरे उनके पास आई। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ की उंगलियां छुई। वे हाथ ठंडे थे, जैसे उनमें जीवन की लौ बुझने ही वाली हो। इशिका की आंखों से आंसू बहकर सितारा जी के हाथों में गिरने लगे। माँ, वह सिर्फ इतना ही बोल पाई थी और उसका गला रूंध गया। अथर्व बेड के दूसरी तरफ खड़ा था। उसकी नज़रें सितारा जी के चेहरे और हाथों पर नीले पड़ चुके निशानों पर पड़ी। उसे देखकर उसके अंदर का माफिया किंग जाग उठा, वह जिसे दुनिया मौत का सौदागर कहती थी। अथर्व ने वाक खड़े सीनियर डॉक्टर की तरफ देखकर उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। क्या हालत है इनकी, साफ साफ बताओ। फोन आ रहा है, फिर मंदी करूँ? डॉक्टर ने रिपोर्ट फाइल को कसकर पकड़ लिया और हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर अग्निवंशी, हालत बहुत ही नाजुक है। इन्हें न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया बल्कि इतने सालों तक कुपोषित रखा गया। उनके शरीर में विटामिन और खून की भारी कमी है। सबसे बड़ी बात है उनके मासिक आघात की है।
इन्हें भारी डोज देकर बेहोश रखा गया ताकि यह शोर न बचा सके। इन्हें ठीक होने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। डॉक्टर ने डरते हुए किसी तरह अपनी बात पूरी की। यह सुनते ही शिखा ने अपनी माँ का हाथ अपने चेहरे से लगा लिया और फवक कर रो पड़ी। मैं सोच रही थी कि जब वह मैंसन में आराम की नींद सोई थी तो यहाँ उसकी माँ इस तरह नरक झेल रही थी। यह सुनते ही ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। उसने डॉक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इन्हें कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारे हॉस्पिटल और डिग्री का अस्तित्व दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे हर हाल में माँ को ठीक चाहिए। यह सुनते ही डॉक्टर डर गए। फिर अधर ने इशिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे संभाला। इशिका ने अपनी माँ के पीले पड़ चुके माथे को चूमा। उसे एहसास हुआ कि 20 साल की नफरत और इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन प्रतिशोध की असली आग अब जलनी शुरू हुई थी। इशिका ने अपने मन ही मन कसम खाई, रीटा और मोहिनी, तुमने मेरी माँ का एक एक कतरा खून सुखाया है। अब मैं तुम्हारी रगों से शगुन का एक एक कतरा छीन लूंगी। शाम की ढलती हुई रोशनी फार्म हाउस के कांच के दरवाजे से छनकर हॉल में फैल रही थी। हॉल में एक अजीब सा भारीपन और खामोशी थी। अथर्व व ऋषिका सोफे पर बैठे थे। ऋषिका की नज़र बार बार बंद दरवाजे की तरफ जा रही थी जहाँ सितारा जी का इलाज चल रहा था। उसे उनके होश में आने का बेसब्री से इंतजार था। फिर ऋषिका ने अथर्व का हाथ थामते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अथर्व, हमें लगता है पापा को अब सब सच बता देना चाहिए कि माँ मिल गई है और वह जिंदा। उन्हें यह हक है जानने का कि उनकी पत्नी, उनका प्यार जिंदा है। मैंने उन्हें कई बार अकेले माँ की तस्वीर देखकर छुप छुप कर रोते देखा। अथर्व ने इशिका की आंखों में देखा जिनमें उम्मीद और डर दोनों था। उसने शांति से कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया। पापा दिल के मरीज हैं। अचानक वह यह खबर सुनकर संभाल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें नहीं पता कि माँ की मानसिक स्थिति क्या है। पहले उन्हें होश में आने दो, उन्हें सुरक्षित महसूस करने दो। जब वह खुद तैयार होंगी तब हम खुद पापा को बताएंगे। इशिका ने भारी मन से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अथर्व सही कह रहा। अभी सबसे ज़रूरी सितारा जी की सलामती थी। तभी अचानक एक नर्स कमरे से बाहर आई और उसने इशिका से कहा, मैम, उन्हें होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हैं। यह सुनते इशिका के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह तुरंत दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। अथर्व भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वह दरवाजे के पास ही रुक गया ताकि माँ बेटी के इस मिलन में खलल न डाल सके। उसने डॉक्टर को भी इशारा कर दिया बाहर जाने का और वह सब भी बाहर चले गए। जैसे ही इशिका ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि सितारा जी के पलकें धीरे धीरे हिल रही हैं। वह मुश्किल से अपने गर्दन घुमाकर कमरे के अजीब माहौल को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी डर था, जैसे वो अभी भी काल कोठरी में हो। इशिका के कदम जैसे ही जमीन पर जम गए, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ। सितारा जी ने जैसे ही वह शब्द सुना, उसकी नज़रें इशिका पर ठहर गई। कमरे का समा जैसे ही थम गया। शुरू से कुछ सेकंड तक सितारा जी की आंखों में शून्यता थी, लेकिन जैसे जैसे इशिका करीब आई, उसकी धुंधली आंखों में पहचान की एक चमक कौंध गई। इशिका ने बिस्तर के पास बैठकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। माँ, पहचानिए मुझे, मैं इशिका, आपकी गुड़िया। सितारा जी के सूखे होंठ फड़फड़ाए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से इशिका के चेहरे को छूने की कोशिश की। उनकी उंगलियां इशिका की आंखों पर, गालों पर और माथों पर फैली, जैसे वह यकीन करना चाहती हो कि वह उनकी बेटी है, उनकी इशिका। इशिका, सितारा जी की आवाज़ एक टूटी हुई सरसराहट की तरह निकली। हाँ माँ, यह मैं हूँ। इशिका ने उसका हाथ चूम लिया और फवक कर रो पड़ी। सितारा जी की भी आंखों में आंसू आ गए। एक माँ जिसने 20 साल तक अपनी बेटी को न देखा हो। उन्हें लगा था कि अब वह अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी। आज उन्हें वह अपने सामने देख रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोर कर इशिका को गले लगाने की कोशिश की। इशिका तुरंत उनके सीने से लग गई। मुझे लगा था अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, सितारा जी ने सिसकते हुए बोली। उनकी आवाज़ में 20 साल का दर्द और तड़प और तनाई घुली हुई थी। नहीं माँ, अब आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, मैं आपके सामने हूँ, आपके पास हूँ। अब हम कभी दूर नहीं होंगे। इशिका ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सितारा जी ने अपनी बेटी के चेहरे को अपने हथेलियों में भरा और पागलों की तरह उसके चेहरे को चूमने लगी। मेरी बच्ची, तू बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने सपनों में सोचा था, बिल्कुल वही चेहरा। भाई आके उस कमरे में आज 20 सालों का वनवास खत्म हो चुका था। इशिका ने अपनी माँ की गोद में सर रख दिया। उसे वही सुकून महसूस हो रहा था जैसा बचपन में होता था। कुछ देर बाद इशिका के हाथों को सितारा ने पकड़ लिया। इशिका की आंखों में आंसू थे और दिल में उस सच जानने की तरफ जो पिछले 20 सालों में उस अंधेरी काल कोठरी में दफन था।
सितारा जी ने एक लंबी दर्द भरी सांस ली। उनकी आंखों के सामने वह अतीत के पन्ने खुलने लगे जिन पर खून और धोखे की स्याही बिखरी हुई थी। इसी का सितारा जी की आवाज़ अभी भी लड़खड़ा रही थी। इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि वह सांप को रस्सी समझकर उसे गले लगा लेता है। रीटा वह मेरी कॉलेज की दोस्त, हम साथ पढ़े थे और साथ हंसे, लेकिन मैंने कभी भी उसके मन के करेले के अंधेरे को नहीं देख पाई। सितारा जी ने आगे बताया, वह एक दिन मंदिर गई थी। उसकी मुलाकात रीता से हुई। मैं उसे देखकर बहुत ही खुश थी। मुझे लगा था कि मुझे पुरानी सहेली मिल गई है। मैंने उसे बड़े चाव से बताया कि मेरी शादी एक बड़े इज्जतदार खानदान में हुई है। मैंने उसे तुम्हारे पापा अरुण जी के बारे में बताया कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मुझे लगा था कि वह मेरी खुशी में खुश होगी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वह खुशी की नहीं बल्कि हवस और जलन की थी। रीता हमेशा से एक लालची औरत थी। जब उसे पता चला कि सितारा जी एक आलीशान जिंदगी जी रही है तो उसकी जलन नफरत में बदल गई। मैंने उसे अपने घर में बुलाया। सितारा जी ने आगे कहा, पैलेस की वह चमक दमक और नौकर चाकर और मेरे गले में पड़े हीरे के हार को देखकर उसकी नीयत डोल गई। उसने बहाना बनाया कि उसका कोई नहीं है, वह कुछ दिन उसके घर में रुकना चाहती है। मैंने अपनी सादगी से उसे पनाह दी, यह सोचे बिना कि मैं अपनी ज़िंदगी की बर्बादी को खुद ही न्योता दे रही हूँ। सितारा जी ने बताया कि रीता ने सबसे पहले तुम्हारे पापा अरुण जी को अपनी मीठी मीठी बातों और अदाओं से रिझाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि अरुण जी अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल कर ले और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे, लेकिन अरुण जी का प्यार मेरे लिए पवित्र था। उन्होंने कभी भी रीता को उस नज़र से नहीं देखा, बल्कि उसे हमेशा मेरी सहेली मानकर सम्मान दिया। जब रीटा की चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने दूसरा खौफनाक प्लान बनाया। वह तुम्हारा चौथा जन्मदिन था। इसी का सितारा जी के आंसू गालों पर बहने लगे। मैं बहुत खुश थी और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का सबसे बड़ा खिलौना लेकर आऊँगी। रीटा जी को पता था कि मैं अकेले ड्राइव करके मार्केट जा रही हूँ। उसने मौका पाकर कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे। फिर सितारा जी ने कांपते हुए बताया कि रास्ते में जब उन्हें एहसास हुआ कि कार उनके काबू में नहीं है, उनकी रूह कांप गई। कार सड़क के किनारे खाई में गिरी, लेकिन मैं चमत्कारी रूप से बच गई। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, रीता अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। उसने मुझे किडनैप कर लिया और सबको यकीन दिलाया कि कार में आग लग गई थी और मैं जलकर मर गई हूँ। उसने एक लावारिस लाश का भी इंतजाम पहले से ही कर रखा था ताकि पुलिस और पापा को शक न हो। सितारा जी ने सिक्का का जोर से पकड़ा। उसने मुझे मारना ठीक नहीं समझा। वह चाहती थी कि मैं उसे देखकर हर दिन मरूं। उसने मुझे अपने पुराने घर के तहखाने में कैद कर लिया। वह अक्सर यहाँ आती थी और मुझे अपनी नई साड़ी गहने दिखाया करती थी। वह मुझे कहती थी, इसी का उसे माँ कहती है, और अरुण जी भी मेरे कब्जे में है। मैं चीखती थी, रोती थी, लेकिन उन दीवारों के बाहर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। यह सुनकर इशिका का खून खोल गया। उसने मन में जल रही बदले की आग अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। उसने अपने माँ को हाथों को चूमा और बेहद सर्द लहजे में कहा, माँ, उन्होंने 20 साल तक आपको अंधेरे में रखा। अब मैं उनकी ज़िंदगी में वह अंधारा लाऊंगी कि वह मौत के लिए भीख मांगेगी। रीटा और उसकी बेटी मोहिनी, उन्होंने सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा और पापा का भी सुकून छीना है। अथर्व जो दरवाजे के पास सब कुछ सुन रहा था, उसकी आंखें भी यह सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उसे भी रीटा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कोई इंसान कैसे इतना नीचे गिर सकता है। इसी का अपनी माँ के गले लगी, लेकिन उसके मन में रीटा और मोहिनी की तबाही का साफ मंजर दिख रहा था। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।